नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं आपको राजस्थान का इतिहास पढ़ा रहा था, उसमें मैंने चौहान राजवंश प्रारंभ करवाया था। सबसे पहले मैंने सांबर के चौहान पढ़ाए, फिर वही चौहान अजमेर में आए तो अजमेर के चौहान पढ़ाए, फिर मैंने रणथंभौर के चौहान कंप्लीट करवा दिए। आज जो चौहानों का नई शाखा है, चौहानों की अन्य अलग अलग शाखा थी, उसमें से एक अन्य शाखा जो महत्वपूर्ण शाखा है वह है जालोर के चौहान। तो आज हम पढ़ेंगे जालोर के चौहान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? जालोर के चौहान। जालोर के चौहान। ठीक, जैसा कि मेरा आपको पता ही है कि मैं किसी को भी किसी भी शासक या किसी भी राजवंश को पढ़ाने से पहले मैं उस दुर्ग के बारे में बताता हूं। तो जालोर दुर्ग की भी दो चार बातें कर लेते हैं क्योंकि जानना जरूरी हो जाता है। ठीक, जालोर दुर्ग, देखो जालोर दुर्ग बनाया किसने? सर्वप्रथम तो कि जालोर दुर्ग किसने बनवाया था, तो जालोर दुर्ग जिसने बनवाया था उनका नाम मिलता है नागभट्ट प्रथम। क्या नाम है? नागभट्ट प्रथम। जालोर दुर्ग नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, जालोर दुर्ग पर देखो अभी तो जो शासक है वह है चौहान। ठीक है, इनसे पहले कौन सा राजवंश था? तो इनसे पहले परमारों के अधीन था ये। क्या? जालोर दुर्ग प्रारंभ में परमारों के अधीन था। चौहानों से पहले यहां परमार राजवंश रहते थे। ठीक है, परमारों के अधीन था। और ये जो जालोर दुर्ग है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो जालोर दुर्ग कनकाचल या जिसे सुवर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुवर्णगिरी पहाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो जालोर दुर्ग है यह पश्चिम राजस्थान का, क्या? पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ दुर्ग है। सुदृढ़ दुर्ग है। क्या कहा मैंने? जालोर दुर्ग को पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ दुर्ग कहा जाता है। प्राचीन का मतलब हुआ तो सबको पता है कि सबसे पुराना, तथा सुदृढ़ दुर्ग का मतलब होता है सबसे मजबूत। मजबूत दुर्ग भी जालोर दुर्ग को कहते हैं। ठीक है, जो जालोर दुर्ग की कुंजी है उसका नाम है सिवाना दुर्ग। शिवाना दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहते हैं? सिवाना दुर्ग को। जैसा कि मैंने आपको रणथंभौर के चौहानों में बताया था कि ऐसे राजस्थान में सिर्फ दो ही दुर्ग है। एक तो रणथंभौर का दुर्ग, जिसे रणथंभौर की जो कुंजी है वह जाइन दुर्ग है। ठीक है, दूसरा है जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग की कुंजी है सिवाना दुर्ग। ठीक है, और यह पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं सुदृढ़ दुर्ग है। इस कारण यहां पर हसम निजामी ने कहा है इस दुर्ग के लिए, हसम निजामी ने कहा है कि इस दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल पाया। क्या कहा मैंने? हसम निजामी ने जालोर दुर्ग के लिए कहा है कि इस दुर्ग के दरवाजे आज तक कोई नहीं खोल पाया। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं खोल पाया, हसम निजामी ने किस दुर्ग के लिए कहा है? तो किस दुर्ग के लिए कहा है? जालोर दुर्ग के लिए। ठीक है, तो मैंने पढ़ाया है सिवाना दुर्ग जो जालोर दुर्ग की कुंजी है। जालोर दुर्ग की कुंजी है। ठीक है, तो दो चार बातें इसके बारे में भी कर लेते हैं, इसके बारे में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सिवाना दुर्ग, इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था 954 ईस्वी में। एक नाम मिलता है वीर नारायण पवार। क्या नाम मिलता है? वीर नारायण पवार ने बनाया था सिवाना दुर्ग। 954 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने बनाया था। ठीक है, किसी पहाड़ी पर बनाया होगा, तो कौन सी पहाड़ी है? यह पहाड़ी है हल्देश्वर पहाड़ी। हल्देश्वर पहाड़ी पर बनाया गया है। कौन? सिवाना दुर्ग। ठीक है,
इसमें मालदेव ने शरण ली थी। किसने? मालदेव ने शरण ली थी। ठीक है। इसमें जय नारायण व्यास, आपने नाम सुना होगा, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था। क्या कहा मैंने? जय नारायण व्यास को यहां पर बंदी बनाकर रखा गया था। किसमें? सिवाना दुर्ग में। ठीक। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हम शासकों की बात करते हैं। जालोर के चौहान पढ़ेंगे हम। इसमें जो सर्वप्रथम शासक है उसका नाम मिलता है कीर्तिपाल। क्या नाम है? कीर्तिपाल। तो हम सर्वप्रथम कीर्तिपाल को पढ़ते हैं तथा सभी राजाओं को पढ़ेंगे। और सबसे जो प्रमुख राजा है जालोर का, और अब तक जालोर से अगर राजवंश, जालोर के चौहानों का अगर प्रश्न आया है तो सिर्फ कानड़ देव चौहान का प्रश्न आया है। किनका आया है? कानड़ देव चौहान का। इसी तरह रणथंभौर के चौहानों का प्रश्न आता है तो वह सिर्फ हम्मीर देव चौहान का प्रश्न आएगा। किनका? हम्मीर देव चौहान का। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं जालोर के चौहान। दुर्गों की बात कर ली हमने। तो अब पढ़ते हैं जालोर के शासक। जालोर के शासक में जो सर्वप्रथम शासक है उनका नाम है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल। ठीक। जालोर के चौहान शासक में सर्वप्रथम जो शासक है जिनको पढ़ना है उनका नाम है कीर्तिपाल चौहान। ठीक है। और जालोर के चौहानों की जो गोत्र थी वह थी सोनगरा चौहान। जालोर के चौहान सोनगरा चौहान कहलाते हैं। कौन से चौहान? सोनगरा चौहान। ठीक है। और जालोर के चौहानों की जो कुल देवी है वह है आशापुरा माता। कौन है? आशापुरा माता। ठीक है। कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में, कब? कीर्तिपाल ने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। चौहान वंश की स्थापना की। इस कारण कीर्तिपाल को जालोर के चौहानों का, जालोर के चौहानों का संस्थापक आदि पुरुष या मूल पुरुष, आदि पुरुष, मूल पुरुष भी कहते हैं। जो चौहान वंश का, जैसे जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल ने स्थापना की, तो उसको अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे संस्थापक तो कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि जालोर के चौहानों का आदि पुरुष कौन है, या प्रश्न आ जाए मूल पुरुष कौन है या संस्थापक कौन है, तो कीर्तिपाल। ठीक है। यह किसका पुत्र था? देखो, जालो जब हम चौहान पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम मैंने सांबर के चौहान बताए। ठीक है। यह सब शाखा है। किनकी? चौहानों की अलग अलग शाखा है। जैसे सांबर में भी थी, अजमेर में भी है, शेखावटी बेसिन में भी है, सिरोही में भी चौहान थे, इसी तरह नाडोल में भी चौहान थे। तो यह जो कीर्तिपाल था नाडोल शाखा के अलग का पुत्र था। किसका पुत्र था? अलग का पुत्र था। अलग एक शासक था नाडोल का, उनका पुत्र था कीर्तिपाल चौहान, जिसने 1181 ईस्वी में जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है। कीर्तिपाल के लिए जो एक मकराना शिलालेख है, कौन सा? मकराना शिलालेख। मकराना शिलालेख में कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताया गया है। शैव धर्म का संरक्षक। बताया गया है। किसे? कीर्तिपाल चौहान को। ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ये बताएं कि चौहान, अजमेर के चौहानों का ऐसा कौन सा शासक था जो शैव धर्म को मानता था। ठीक है, आपको बताना है मुझे। मकराना शिलालेख में कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताया गया है। ठीक है। और एक इतिहासकार है नैणसी, मैंने आपको बताया हुआ है नैणसी। नैणसी ने कीर्तिपाल को
कीतु एक महान राजा कहा है? क्या कहा है? कीतु एक महान राजा है। क्या कहा है? कीर्तिपाल को नैन्सी ने कीतु एक महान राजा है कहा है। ठीक है। और कीर्तिपाल ने जालोर में जांगलेश्वर मंदिर बनाया था। जांगलेश्वर मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था? कीर्तिपाल चौहान ने। ठीक है। अब पढ़ते हैं इनके जो सेकंड शासक है, इनके बाद में जिनका शासनकाल आता है उनका नाम है समर सिंह। क्या नाम है? समर सिंह। समर सिंह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 बातें हैं। ठीक है। इनके लिए कहा जाता है कि देखो, ये सर्वप्रथम पुत्र तो किनके थे? कीर्तिपाल के पुत्र थे। ठीक है। कीर्तिपाल के पुत्र। ठीक। जालोर दुर्ग में समर सिंह ने शस्त्रागार व मंदिर बनवाए। किसने? जालोर दुर्ग में समर सिंह ने शस्त्रागार व मंदिर बनवाए थे तथा समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी, क्या नाम मिलता है? लीला देवी का विवाह गुजरात के शासक भीमदेव सेकंड, कुछ याद आ रहा है आपको? गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड से विवाह करवाया था। किसने? समर सिंह ने अपने पुत्री का विवाह, लीला देवी पुत्री का विवाह भीमदेव सेकंड के साथ किया था। मैंने जब पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया था तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि नागौर का युद्ध, कुछ रिकॉल हो रहा है आपके? नागौर के युद्ध किनके किनके मध्य होता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय और भीमदेव सेकंड के मध्य बाद में संधि हो जाती है। ठीक है। सब रिकॉल करके चलो, कनेक्ट होके चलो। जिसकी भीमदेव सेकंड आया तो आपको वो घटना याद आनी चाहिए, तो कनेक्टिविटी होती है ना, तब जल्दी याद होता है। ठीक है। तो समर सिंह के बाद में जो शासक आता है तीसरा जालोर का, उनका नाम मिलता है उदय सिंह। क्या नाम मिलता है? उदय सिंह। ठीक है। उदय सिंह की 2-4 बातें हैं, मैं बता दूंगा, पहले सब शासक लिख लेता हूं। उदय सिंह के बाद में आता है जिनका नाम मिलता है चाचिंग देव। चाचिंग देव। ठीक है। चाचिंग देव के बाद में जो शासक है उनका नाम मिलता है सामंत सिंह। क्या नाम मिलता है? सामंत सिंह। उदय सिंह का शासनकाल शुरू होता है 1205 से 57 तक। इनका जो है 1257 से 82 तक। इनका है 1282 से 1305 ईस्वी तक। ठीक है। शासनकाल तीनों का बता दिया। इनका शासनकाल नहीं मिला है, हमें ना जानने की जरूरत है। उदय सिंह जो था, इनके बारे में भी 1 या 2 लाइनें ही मिलती है, जो मिलती है मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। उदय सिंह के बारे में मिलता है कि उदय सिंह जो था, इसके समय 1226 ईस्वी में, नहीं 1228 ईस्वी में। कब? 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ था इनका। इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ था। क्या? उदय सिंह के बारे में लाइन मिलती है कि 1128 ईस्वी में इल्तुतमिश से संघर्ष हुआ था उदय सिंह का, तथा उदय सिंह पुत्र थे समर सिंह के। किनके पुत्र थे? समर सिंह के। ठीक है। उदय सिंह के जो बाद में शासक आता है उनका नाम मिलता है चाचिंग देव। चाचिंग देव थे उदय सिंह के पुत्र। किनके पुत्र थे? उदय सिंह के पुत्र। ठीक है। और चाचिंग देव के बारे में एक ही लाइन मिलती है कि चाचिंग देव जो थे एक बलबन शासक था। बलबन एवं नासुरुद्दीन के समकालीन थे। कौन? चाचिंग देव बलबन एवं नासुरुद्दीन के समकालीन थे। कौन थे? चाचिंग देव। ठीक है। जिनका शासनकाल है 1257 से 82 ईस्वी तक। चाचिंग देव के बाद में जो जालोर का शासक है उनका नाम है सामंत सिंह। सामंत सिंह का शासनकाल है 1282 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक। सामंत सिंह के बारे में एक ही लाइन मिलती है इनके बारे में भी कि इन्होंने 1291 ईस्वी में, कब? 1291 ईस्वी में एक इनके समय एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम मिलता है बाघेला। बाघेला का एक राजा था जिसका नाम मिलता है सारंगदेव।
कि बाघेला के सारंगदेव के साथ मिलकर सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था। किसे हराया था? जलालुद्दीन, किसको? जलालुद्दीन खिलजी को। और रणथंभौर का ऐसा कौन सा शासक है जिसने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था, तथा उनके मध्य कितने युद्ध होते हैं तथा किस ईस्वी में होते हैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं। ठीक है, पढ़ लिया। अब जो शासक आएगा जालोर का, वो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, जिनका शासनकाल शुरू होता है 1305 से 1311 ईस्वी में, मात्र 6 साल। लेकिन उनके बारे में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं जालोर के चौहानों में से। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जालोर के चौहानों का मेन शासक, प्रमुख शासक, जिनका नाम मिलता है कान्हड़ देव। क्या नाम मिलता है? कान्हड़ देव। इनके बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से तो नहीं है, इनके बारे में सिर्फ इनके युद्ध प्रसिद्ध है, इनके युद्धों का ही वर्णन है। ठीक है, और इनका जो युद्ध होता है वह होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। किसका? अलाउद्दीन खिलजी के साथ होता है कान्हड़ देव का विवाह। ठीक है, तो हम उनको पढ़ते हैं। ठीक है, किनको पढ़ेंगे हम? कान्हड़ देव, कान्हड़ देव को पढ़ेंगे। इनका शासनकाल कब से कब तक है? देखो, ये एक महान शासक है, तो हो सके तो आप शासनकाल याद कर लेना। पूछा नहीं गया है, चांस नहीं लेना चाहिए, याद कर लो। 1305 से 1311 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो, इनका युद्ध होता है अलाउद्दीन खिलजी के साथ। इनके बारे में ज़्यादा विस्तार से बातें नहीं है, मैंने जैसा कि आपको बता दिया है। इनका ये सिर्फ युद्ध ही प्रसिद्ध है जो अलाउद्दीन के साथ हुआ था। तो सबसे पहले तो हम युद्धों के कारण जानेंगे कि युद्ध हुआ है। ठीक है, पढ़ लेंगे कारण क्या था युद्ध होने का, अलाउद्दीन ने क्यों जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो देखो, अलग अलग कारण मिलते हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कारण मिलते हैं। जो पहला ग्रंथ है उनका नाम मिलता है कान्हड़ देव, कान्हड़ देव प्रबंध। यह एक ग्रंथ है, किसने लिखा मैं बाद में बता दूंगा आपको। प्रबंध, कान्हड़ देव प्रबंध, इसमें भी इनका उल्लेख मिलता है। दूसरा है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है तारीख ए फरिश्ता। इस ग्रंथ का क्या नाम है? तारीख ए फरिश्ता। तो हम एक एक ग्रंथ को उठाएंगे तथा एक एक ग्रंथ में से जो कारण रहा है अलाउद्दीन का जालोर दुर्ग पर आक्रमण करने का, उनको हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं बताता हूं कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार क्या कारण था कि अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो कारण जानते हैं कि कान्हड़ देव प्रबंध के अनुसार क्या था कि दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। उसकी कुछ सेना को जाना, तो उसकी सेना रवाना होती है, उसकी सेना को जाना था गुजरात। पहले समय में मान्यता है कि दो ही रास्ते थे, या तो जालोर होके जाएंगे और या मेवाड़ होके जाएंगे। तो ये जालोर होके जाते हैं उसकी सेना, तो उसके कुछ सेनापति होते। देखो, किसी के राज्य में जाना है तो उसको पूछना पड़ता है, क्योंकि ये दर्जनों में जाते थे साले, ये लाखों की संख्या में जाते थे। तो जहां होके जाएंगे वहां फसलें भी नष्ट हो सकती है, खाद्यान्न में भी कमी आ सकती है, तो खाना भी पड़ता है। और ये क्या है, मांस मच्छी और गायों को काट कर खाते थे। तो इस कारण क्या है, उस राजा को पूछना पड़ता है कि भाई देख, हम तो मांसाहारी है और आपके क्षेत्र में भी गाय वगैरह होगी तो हम खाएंगे, तो पूछना पड़ता है। तो इन्होंने पूछा कान्हड़ देव से, इस अलाउद्दीन की सेना ने पूछा कि कान्हड़ देव के हम आपके राज्य के होके चले जाए, आप अगर अनुमति दे तो कान्हड़ देव मना कहता है कि देखो, तुम तो मांस मच्छी वगैरह खाते हो, तुम तो गायों को काट कर खाते हो, गायों का खून पीते हो, तो हम तुझको जाने नहीं देंगे। हमारी जो धरती है जालोर दुर्ग की, जो जालोर के राज्य के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, वह आप अपवित्र कर दोगे। ठीक है, तो मात मानते हुए का अलाउद्दीन की सेना जालोर दुर्ग से होकर नहीं जाती है, यह जाती है मेवाड़ से होते हुए। अब वापस आती है तो सेनापति क्या बता पिए हुए होते हैं कि क्या, वो जालोर के राज्य में ऐसे घुस जाते हैं बिना पूछे। आते समय तो पूछा था, कान्हड़ देव ने मना कर दिया, तो इन्होंने रूट चेंज कर दिया और मेवाड़ होके चले गए। अब जाते समय इन्होंने कभी जब पूछा ही नहीं और जालोर के क्षेत्र में घुस गए, कान्हड़ देव क्षेत्र के में घुस गए। ठीक है, अब घुस गए।
कानड़ देव को पता चलता है तो कानड़ देव अपने जो सेनापति भेजता है जिनका नाम मिलता है जैता और देवड़ा। क्या नाम मिलता है? जैता और देवड़ा, दो सेनापतियों को भेजता है तथा उनसे उनका युद्ध करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी की छोटी सेना होती है, उनसे और जैता और देवड़ा के मध्य युद्ध होता है। ठीक है, यह बात पता चलती है अलाउद्दीन खिलजी को कि हमारे सेना पर कानड़ देव एक जालोर का शासक है, उसने आक्रमण करवा दिया है। तो अलाउद्दीन वापस जालोर पर आक्रमण करता है। यह जो कारण लिखा है किस ग्रंथ में लिखा है? कानड़ देव प्रबंध में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नैनसीरी ख्यात। यह कौन लिखता है? मूणोत नैनसी। कि भाई मूणोत नैनसी ने नैनसीरी ख्यात में क्या लिखा है युद्ध का कारण? तो ये लिखते हैं कि कानड़ देव और अलाउद्दीन के मध्य संधि हो गई थी। ठीक है, और संधि की देखो कुछ शर्तें होती है कि संधि जिस राजा से हुई है, दिल्ली के राजा से ही होगी ऑब्वियसली संधि। तो जैसे कि कानड़ देव की संधि हो गई अलाउद्दीन के साथ, तो या तो कानड़ देव या उसका पुत्र, कानड़ देव के पुत्र का नाम था वीरम देव। वीरम देव, या तो कानड़ देव या वीरम देव को 6-7 महीने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा तथा वहां उनके तौर तरीके वगैरह जो भी कुछ कार्यक्रम था वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो नैनसीरी ख्यात में लिखा है कि संधि हो गई और कानड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव को दिल्ली भेज दिया। कहां गए? दिल्ली में। ठीक है, कौन गया? वीरम देव। और अलाउद्दीन के दरबार में गया, अलाउद्दीन के महल में रहने लगे, दुर्ग में रहने लगे। अलाउद्दीन की एक नौजवान बच्ची होती है, लड़की होती है, जिसका नाम मिलता है फिरोजा। अलाउद्दीन की जो लड़की थी जिसका नाम मिलता है फिरोजा। फिरोजा भी जवान थी और वीरम देव भी जवान थे। ठीक है, अब क्या होता है, वीरम देव तो बेचारा दुख के मारे गया था कि यार 6-7 महीने कितने जल्दी पूरे हो और हम वापस अपने देश चले जाए। लेकिन फिरोजा चाहती थी, इसको धीरे धीरे पसंद करने लगी। ये दिखने में बहुत शक्तिशाली से, दिखने में बहुत अच्छे थे और शक्तिशाली शासक थे। फिरोजा इनको पसंद करने लगी वीरम देव को, और रोज इन पर जो होता था, मतलब वो इनका जो होता है उसने वो रोज कर रही थी। वीरम देव तो इग्नोर मारते थे कि नहीं भाई हम तो 6-7 महीने के लिए कितने जल्दी यहाँ से रवाना हो और जालोर पहुँचे। ठीक है, लेकिन फिरोजा कहीं ना कहीं इनको पसंद करने लगी और अपने पिता को कहती है कि मुझे वीरम देव से शादी करनी है, आप कैसे भी करके मेरी शादी करवाओ। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और फिरोजा जाते हैं वीरम देव के कक्ष में और कहते हैं, अलाउद्दीन कहता है वीरम देव से कि भाई तेरे पास 1 दिन का समय है, तू मेरी बेटी से विवाह करेगा या ना करेगा, कल सुबह बता देना। ठीक है, और ना सुनने की आदत नहीं है, हाँ सुनने की आदत है। अब तुझे क्या करना है वो तेरे ऊपर है। और वीरम देव सोचता है कि शादी तो करनी नहीं है। ये बहुत व्यवस्थित आदमी थे, इनका मानना था कि अपन अपने जाति की शादी में ही जाति की लड़की से ही शादी करेंगे। कौन? वीरम देव। ये अन्य कास्ट की लड़की से शादी नहीं करना चाहते कि मिक्सअप बच्चा पैदा होता है, कोई लेना देना। तो इन कारण वीरम देव कहते हैं कि सोचते हैं कि क्या करूं, सुबह अगर मैंने मना बोल दिया तो मेरे खैर नहीं। तो वीरम देव रवाना होते हैं दिल्ली से और वापस आ गए जालोर में। कहाँ आ गए? जालोर, रातों रात। अब फिरोजा कहाँ कम थी, फिरोजा भी वापस रवाना हुई जालोर से कि यार तू ऐसे कैसे मेरा पीछा छोड़ेगा, मैं तेरे पीछे आऊंगी। आ गई फिरोजा जालोर। जालोर में आकर जालोर का शासक है कानड़ देव से कहती है कि मैं विवाह करना चाहती हूँ। फिरोजा कहते हैं कानड़ देव से, तो कानड़ देव कहते हैं कि मैं तो यार अभी बुढ़ापा आ गया है, मैं इस एज में कहाँ शादी करूँगा। तो फिरोजा कहती है मैं आपसे नहीं शादी करना चाहती, आपके पुत्र कानड़ देव से शादी करना चाहती, नहीं वीरम देव से शादी करना चाहती हूँ। तो कानड़ देव कहते हैं कि हाँ ठीक है। वीरम देव को बुलाते हैं, वीरम देव से कहते हैं कि भाई तू तो क्या बोल रहा था कि मैं तो 6-7 महीने के लिए गया हूँ, अपना जो कार्य था उसको करने गया था, तू ये क्या करके आया है। तो वीरम देव बोलता है कि नहीं पापा, पिताजी मैं उसी काम से गया था, मैंने इस पर 1% भी ध्यान नहीं दिया, इस कारण ये मेरे पीछे आई है, नहीं तो मैं इसको ला ही लेता मेरे साथ ही। तो कानड़ देव इससे सहमत होते हैं और कहते हैं, कानड़ देव पूछते हैं कि भाई देख तेरे को शादी करनी है कि नहीं करनी। तो फिरोजा के सामने वीरम देव मना बोल देता है कि मुझे नहीं करनी, मैं तो अपने जाति की शादी में लड़की से विवाह करूंगा। ठीक है, फिरोजा को पता चलता है। फिरोजा फिर कानड़ देव कहते हैं कि देखो उत्तर मिल गया है, आप जा सकते हो। फिरोजा जाते हुए कहती है कि देख अगर तू मेरा नहीं हो सकता है तो मैं किसी का होने नहीं दूंगी। फिरोजा जाती है अलाउद्दीन के पास अपने पिता, और अलाउद्दीन को बोलती है कि पिताजी उसने धोखा कर लिया है, ऐसे ऐसे किया मेरे साथ और अब शादी नहीं कर रहा है। तो अलाउद्दीन फिर आक्रमण करवाता है जालोर दुर्ग पर। यह जो लिखी है घटना, यह किस में लिखी है, किस ग्रंथ में? नैनसीरी ख्यात में। अब हम पढ़ते हैं एक और है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं, तारीख-ए-फरिश्ता।
देखो तारीख फरिश्ता के अनुसार क्या था कि संधि तो हुई थी, इसमें डेट मिलती है 1305 कि 1305 में कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संधि हुई, और संधि में अलाउद्दीन कानड़ देव का बच्चा वीरमदेव का पुत्र वीरमदेव नहीं गए दिल्ली की, मतलब दिल्ली के दरबार में, कानड़ देव स्वयं चले गए दिल्ली। और नैन श्री के याद में क्या लिखा था कि वीरमदेव गए, और फरिश्ता के अनुसार है कि कानड़ देव दिल्ली गए। और दिल्ली में इनका युद्ध का कारण क्या रखा, दिल्ली में देखो दरबार में बैठे हैं कानड़ देव, और अलाउद्दीन खिलजी खुद की तारीफ करने के लिए दरबार में कहता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई राजा नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके। अलाउद्दीन ने क्या कहा, वहां पर ही बैठे थे कानड़ देव, अलाउद्दीन ने कहा कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई राजा नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके। तो कानड़ देव को गुस्सा आ गया कि भाई देख, मैं तुझसे युद्ध तो करूंगा, भले जीतूं या हारूं, तुझे चुनौती दे रहा हूं कि तू तेरा मन हो इस डेट को आ जाना, मुझे बोल देना कि डेट को आऊंगा, मैं युद्ध करूंगा। ठीक है, तो कानड़ देव रवाना होते हैं और जालोर दुर्ग में आ जाते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन, इन्होंने तो चुनौती दे दी, तो अलाउद्दीन आता है और जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। मैंने कानड़ देव प्रबंध के अनुसार भी बता दिया, नैन श्री ख्यात के अनुसार भी बता दिया, तारीख फरिश्ता के अनुसार भी बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, युद्ध का कारण तो जान लिया, अब हम पढ़ते हैं युद्ध को। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जिस दुर्ग की कुंजी होती है तो पहले उसको जीतना पड़ता है। ठीक है, तो जालोर दुर्ग की कुंजी कौन थी, कौन सा दुर्ग था, जालोर दुर्ग की जो कुंजी थी वह है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग, अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग पर घेराबंदी की। इस समय जो अलाउद्दीन का, पहले नाम लिख देता हूं, अलाउद्दीन का जो सेनापति है उसका नाम मिलता है कमालुद्दीन गुर्ग। क्या नाम मिलता है, कमालुद्दीन गुर्ग। और अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग की घेराबंदी की, और सिवाना दुर्ग का जो रक्षक होता है, यहाँ का जो राजा होता है सिवाना दुर्ग का, उनका नाम मिलता है शीतल देव। क्या नाम मिलता है, शीतल देव। और सिवाना दुर्ग पर जो शासक है शीतल देव है। अलाउद्दीन और उसके सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग ने घेराबंदी कर ली है, और अलाउद्दीन जहाँ जाता है ना, उस दुर्ग के कुछ सेनापति को मिला लेता है। तो जो शीतल देव का सेनापति था जिसका नाम मिलता है बावला, यह बावला गद्दारी कर देता है, शीतल देव के साथ गद्दारी कर लेता है तथा अलाउद्दीन के साथ मिल जाता है। और बावला क्या करता है, देखो गेट तो इसके भी नहीं खोले जा सकते थे, लेकिन ये गेट के अंदर क्या करता है कि इस दुर्ग में पानी पीने की व्यवस्था होती है, तो इस दुर्ग में एक कुंड था जिसका नाम मिलता है मामा देव कुंड। मैंने कहा था कि गोरख या मांस खाने वाले को ये अपने क्षेत्र में आने नहीं देते थे, तो खुद तो उनका कैसे मांस वगैरह या उनका खून पिएंगे। तो मामा जो ये बावला है वह मामा दे कुंड में गोरक्त मिला देता है। तो देखो गोरक्त कौन मिला देता है, बावला मामा दे कुंड जो सिवाना दुर्ग में स्थित है उसमें ये गोरक्त मिला देता है, जिस कारण शीतल देव को दरवाजा खोलना पड़ता है। तथा शीतल देव के नेतृत्व में होता है, यहाँ भी साकाई होता है, अलाउद्दीन लगभग जहां जाता है वहां साकाई होता है। ठीक है, शीतल देव के नेतृत्व में हुआ केसरिया। ठीक है, और इनकी शीतल देव की पत्नी थी जिनका नाम मिलता है मैणा दे, इनके नेतृत्व में होता है जौहर। ठीक है, ये जौहर कब हुआ, इस जौहर की जो सन है साका, ये साका जो सिवाना साका है वो कब होता है, यह होता है 2 जुलाई 1308 ईस्वी में। कब, 2 जुलाई 1308। प्रश्न आ जाए कि सिवाना साका कब हुआ, तो 2 जुलाई 1308 ईस्वी में। मैंने शायद रणथंभौर दुर्ग का भी साका की डेट बताई थी, अगर नहीं बताई है तो मैं बता देता हूं। जो रणथंभौर का जो साका होता है अलाउद्दीन के साथ, वह होता है 11 जुलाई 1301। राजस्थान का प्रथम शाखा 11 जुलाई 1301 को। ठीक है, यह शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया हुआ तथा इनकी पत्नी मैणा दे के नेतृत्व में जौहर हुआ। 2 जुलाई 1308 को सिवाना का शाखा पूर्ण हुआ। अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग जीत लिया और जीतने के उपरांत
जो बचा वो फिर यहाँ का शासक तो कोई था नहीं, तो अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन गुर्क को सौंप दिया। किसे? अलाउद्दीन ने सिवाना दुर्ग विजय के बाद कमालुद्दीन गुर्क को सौंप दिया तथा सिवाना का नाम रखा खैराबाद। खैराबाद, सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा? खैराबाद। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ आएगा? जालोर दुर्ग। तो मेन तो वही दुर्ग था, क्योंकि ये तो बीच में पड़ता था, इस कारण इसको आक्रमण करना पड़ा इस पर। तो अब आता है ये जालोर दुर्ग पर। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर आता है और यहाँ पर घेराबंदी करता है। देखो, इसने जो इसका सेनापति था कमालुद्दीन गुर्क, इसको तो यहाँ बिठा दिया, सिवाना दुर्ग पर, सिवाना दुर्ग का शासक बना दिया। अब इस समय अलाउद्दीन खिलजी जब आया अजमेर जालोर दुर्ग, तो जालोर दुर्ग का जो अलाउद्दीन शासक था उसको सबको पता है कानड़ देव ही है, कानड़ देव। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ की घेराबंदी की और इस समय अलाउद्दीन का जो सेनापति है उसका नाम मिलता है मालिक नाइब। क्या? जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मालिक नाइब। ठीक है, इसने घेराबंदी की और मैंने कहा था कि हसन निजामी ने कहा है कि इस दुर्ग के दरवाजे कोई नहीं खोल पाता है, खोल ही नहीं सकता है, तो आएगा कैसे? ये अलाउद्दीन कैसे आएगा? लेकिन इसमें भी ऐसा ही होता है। देखो, इसमें भी इसके भी गेट नहीं खुल रहे थे। किसने धोखा किया? बावला ने। और यहाँ भी कानड़ देव का एक सेनापति है जिसका नाम मिलता है दहिया बीका। दहिया बीका। दहिया बीका ने गुप्त, देखो गेट तो कोई नहीं खोल सकता है, लेकिन बाय चांस अगर खुल जाए गेट तो क्या करते थे, हर दुर्ग में गुप्त सुरंग होती थी जो दुर्ग से बहुत दूर तक जाती थी। ठीक है, तो वहाँ होके राजा निकल जाते थे। ये जो गुप्त सुरंग थी और ये जो होती है, यह अपने सेनापति, राजा तथा मंत्रियों वगैरह जो मुख्य मुख्य सैनिक होते हैं या मुख्य जो लोग होते हैं उनको ही पता थी और इस दहिया बीका को पता थी। तो दहिया बीका ने अलाउद्दीन को यह गुप्त सुरंग के बारे में बता दिया। किसने? दहिया बीका ने कानड़ देव के साथ धोखा कर लिया तथा दहिया बीका ने जो जालोर दुर्ग की जो गुप्त सुरंग थी उसका पता अलाउद्दीन को बता दिया। तो अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर लिया। ठीक है, अंदर आ गया और कानड़ देव के नेतृत्व में यहां भी साका होता है, जालोर साका। कौन सा? अब पढ़ेंगे हम जालोर साका। जालोर साका कब होता है? 1311 ईस्वी में। कब? 1311 ईस्वी में। इनका जो अंतिम देखो जो शासनकाल है वह भी 1311 ईस्वी में यह साका होता है तथा यह साका कानड़ देव के नेतृत्व में होता है। जौहर केसरिया, कानड़ देव के नेतृत्व में होता है केसरिया तथा इनकी पत्नी होती है कानड़ देव की जिनका नाम मिलता है जैतल दे। इनके नेतृत्व में होता है जौहर। क्या? कानड़ देव के नेतृत्व में होता है केसरिया, इनकी पत्नी जैतल देव के नेतृत्व में होता है जौहर। 1311 ईस्वी में जालोर साका पूर्ण होता है। कितनी ईस्वी में? 1308 ईस्वी में। ठीक है, अलाउद्दीन ने दुर्ग फतेह कर लिया, जालोर दुर्ग, तथा जालोर दुर्ग में ये क्या करता है, एक मस्जिद बनवाता है। जालोर दुर्ग पर, ये इंपॉर्टेंट बात है, जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन ने एक मस्जिद बनवाई है। किसने बनाई है? अलाउद्दीन ने मस्जिद बनाई तथा मस्जिद पर एक तोप रखवाई। ठीक है, इस कारण इसे तोप मस्जिद कहते हैं। क्या कहते हैं? तोप मस्जिद। अलाउद्दीन ने दुर्ग विजय के बाद दुर्ग में मस्जिद बनवाई, मस्जिद पर तोप रखवाई तथा इस कारण इस मस्जिद को बोलते हैं तोप मस्जिद। ठीक है, इस तोप मस्जिद जो है, जालोर दुर्ग की जो मस्जिद है, यह राजस्थान की द्वितीय मस्जिद है। राजस्थान की द्वितीय या दूसरी मस्जिद। कौन सी मस्जिद है? प्रथम मस्जिद कौन सी है? बताइए मुझे कमेंट करके, प्रथम मस्जिद कौन सी है? यह जो जालोर दुर्ग की मस्जिद है ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद है। ठीक है, और मैंने कहा था कि अलाउद्दीन जहां जाता है, दुर्ग जीत लिया है तो उसका नाम चेंज कर देता है। तो ये जालोर का नाम करता है जलालाबाद। क्या नाम करता है? जलालाबाद। ठीक है, 1311 ईस्वी में जालोर का साका पूर्ण होता है। ठीक है, और कानड़ देव का एक भाई होता है जिसका नाम मिलता है मालदेव। क्या नाम मिलता है? मालदेव। और मालदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था।
मालदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था अलाउद्दीन को, तो मालदेव को अलाउद्दीन ने चित्तौड़ दुर्ग सौंप दिया, चित्तौड़ दुर्ग सौंप दिया तथा चित्तौड़ दुर्ग का शासक हो गया मालदेव, लेकिन मालदेव को हरा देता है राणा हम्मीर और चित्तौड़ दुर्ग का जो शासक है नया वह बन जाता है राणा हम्मीर। ठीक है, हमने जालोर दुर्ग की बात कर ली है, जालोर के चौहान कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, इसके बाद चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।